7 शादी का फैसला। हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे जज़ा से शादी करनी है, वो भी इसी महीने। हम्माद ने अपना अटल फैसला सुनाया था। हमने तुम्हारी पसंद को कबूल किया है, ये क्या कम बड़ी बात है हामी। जो अब तुम शादी में जल्दबाजी का फैसला भी हमारे सर पे मुसलत कर रहे हैं। हमारी मर्जी क्या अब तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? हमेशा अपनी ही मनमानी करोगे? सादजा आज फट पड़ी थी। दिल तो उनका जज़ा को ढेरों गालियों से नवाजने का कर रहा था, मगर बेटे के डर से उन्होंने अपने दिल को दबाकर रखा हुआ था। क्यों नहीं, आप लोगों की मर्जी को भी मैं अहमियत दूंगा। इस महीने की कौन सी तारीख को शादी होनी है, ये सब आप सब अपनी मर्जी से कीजिएगा। उसकी बातों ने साजदा को गूंगा सा कर दिया था। वह अपनी आंखें फाड़े बस उसे ही देखती जा रही थी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप लोग सब बैठकर डेट डिसाइड कर लीजिएगा और मुझे रात तक बता दीजिएगा। हम्माद ने उजलत में अपनी घड़ी पर एक निगाह डाली थी और फिर वहां से चल दिया था। साजदा कितनी देर बेयकीनी से वैसी ही खड़ी की खड़ी रह गई थी। शानज़े किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी जब जज़ा ऑफिस के लिए तैयार होकर उन्हें अल्लाह हाफिज कहने आई थी। जज़ा, नाश्ता करके जाओ। शानज़े ने उसे जाते देखकर आवाज़ लगाई थी। नहीं मम्मा, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आई प्रॉमिस, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी। जज़ा कहकर चलते बनी थी। शानज़े दिल महसूस कर रह गई थी। उसके जाने के बाद ही साजदा किचन में आई थी और गुस्से में सुबह की चाय के खाली बर्तनों को सिंक में लगभग पटक दिया था। बर्तनों की आवाज़ से शानज़े डर ही गई थी। उन्होंने पहले बर्तन को देखा जिसमें से एक चाय की प्याली शहीद हो चुकी थी, उसके बाद अपनी भावज भाभी के बिगड़े तेवर को। सब देखकर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी साजदा से कुछ पूछने की। वह सब देखकर भी अनदेखा करती आलू के पराठे को बेल रही थी। साजदा एक गुस्सैली नज़र उस पर डालना नहीं भूली थी और फिर किचन से निकल गई। डाइनिंग टेबल पर शफीक अहमद के साथ उनके दोनों बेटे तौफीक और रफ़ीक अपनी अपनी बेगम साजदा और तहमीना के साथ मौजूद थे। रफ़ीक और तहमीना की बेटी सारा भी बैठी हुई थी। साजदा और तौफीक की दोनों बड़ी बेटियां शादीशुदा थी और अपने अपने ससुराल में थी। शानज़े ट्रॉली घसीटती हुई वहां पहुंची थी और अब ट्रॉली से तैयार किया हुआ नाश्ता टेबल पर रख रही थी। साजदा ने सब्र का घूंट पीकर रखा हुआ था। जब शानज़े सब कुछ टेबल पर रख चुकी थी तब साजदा ने अपना मुंह खोला था। हम्माद इस महीने की किसी तारीख में शादी करना चाहता है। उनकी बात सुनकर सभी को हैरात का झटका लगा था। शानज़े जो अपनी जगह पर आकर बैठने वाली थी, ये सुनकर बैठना ही भूल गई थी। अभी पिछले महीने ही तो वो 24 का हुआ है। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं उसे कंपनी संभाले और साहबजादे को शादी का ख्याल आ गया है। तौफीक अहमद अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाए थे। ज़रा अपनी प्यारी बहन से भी पूछ लीजिए, हो सकता है इनकी भी नवाबजादी ने इनसे कुछ कहा हो कि आखिर इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों लिया गया है। साजदा ने मुंह कड़वा करते हुए कहा था। जज़ा ने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। घबराहट के मारे शानज़े की जुबान में लड़खड़ाहट पैदा हो गई थी। कोई बात नहीं, बता देगी आराम से। आखिर इतनी बड़ी बात यूं ही चलते फिरते थोड़ी ना बता सकती है। कुछ फुर्सत के लम्हात दरकार होते हैं ऐसी बातों के लिए, तभी बता पाएगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच जो इतनी इमरजेंसी में शादी का फैसला लिया गया है। साजदा अपने गम और गुस्से में साजदा तो भूल ही गई थी कि वह क्या कह रही है और किसके सामने। तभी तौफीक अहमद दहाड़े थे। साजदा सब्र का घूंट पीकर चुप हो गई थी। शफीक अहमद बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ गए थे। सारा के दिल पे कई घूंसे पड़े थे और शानज़े तो नज़रें उठाने के काबिल ही नहीं रही थी। झुकी आंखों से बहुत सारे आंसू टूट गए थे। कितनी देर वह यूं ही मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी रही थी। पूरे माहौल में एक सकूत सा छा गया था। किसी ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था, हत्ता कि तौफीक अहमद और रफ़ीक अहमद भी उठ गए थे। अब सिर्फ वहां पर औरतें ही बैठी रह गई थी। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की शानज़े। मैंने भी 2 बेटियां पाली है। अपनी बेटी को देखो और मेरी बेटियों को देखो। अक्सर उसे हम्माद के पीछे छत पर जाते हुए देखती हूँ। मैं अगर जज़ा से कुछ कहती तो तुम्हें बुरा लगता। तुम्हें खुद उस पर नज़र रखनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था उसे। मर्दों के जाते ही साजदा को एक बार फिर से मौका मिल गया था। तहमीना और सारा दोनों बस तमाशाई बनी बैठी थी। शानज़े को वहां अपना रुकना अब मुश्किल लग रहा था। वह बिना साजदा को जवाब दिए वहां से उठ गई थी। कुछ कदम अभी आगे बढ़ी ही थी कि तहमीना भी शुरू हो गई थी। वह शायद कुछ कहने के लिए उसके उठने के इंतज़ार में थी। वहां से उठकर शानज़े ने तुरंत जज़ा को कॉल लगाई थी। हेलो जज़ा, हम्माद ने तुमसे। वह भी कह ही रही थी कि जज़ा ने बीच में ही उन्हें रोक दिया था। मम्मा, मैं मीटिंग में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। जज़ा ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया था। दूसरी तरफ शानज़े बेचैन होकर रह गई थी। मॉम, मैं डिस्चार्ज कब होऊंगा यहाँ से? जैद ने हॉस्पिटल के घुटनज़दा माहौल से तंग आकर कहा था। जैद, तुम्हें गोली लगी है, ये कोई मामूली ज़ख्म नहीं है कि 2 दिन में घर चल दोगे। समरा ने हैरानी जताई थी।
हॉस्पिटल में रहकर बंदा बीमारी से ज़्यादा बीमार लगता है। मुझे जल्दी से डिस्चार्ज करवाए वरना मैं सच में बीमार हो जाऊंगा। जैद ने अपने आसपास नज़रें दौड़ा कर कहा था, जहां उसे बीमारियों से जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखाई पड़ रही थी। क्या हो गया है जैद? हॉस्पिटल के बहाने तुम आराम कर रहे ही। मुझे पता है, यहाँ से निकलते ही तुम चुप करके बैठने वाले नहीं ही। समरा एक माँ की तरह सोच रही थी। हाँ, ये तो आप सही कह रही है। बैठूंगा तो मैं नहीं, जैद ने मुस्कुरा कर कहा था। ये भी बता दो बेटा जी कि यहाँ से निकलकर सबसे पहले कौन सा पहाड़ तोड़ोगे? समरा खान भी मुस्कुरा कर अब अपने बेटे का साथ दे रही थी। सबसे पहले मैं किसी को ढूंढूंगा, जैद कहते हुए अपने ख्यालों में खो गया था। शादी की तैयारी। रात में जज़ा के घर लौटते ही शानजे ने उससे पूछा था, हम्माद शादी के लिए जिद कर रहा है, वो भी इसी महीने, तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? उनके सवाल पर जज़ा को झटका लगा था। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया है उसका? ये बैठे बिताए उसके दिमाग में ये कौन सा कीड़ा काटने लगता है? जज़ा ने गुस्से में कहा था। उसकी बात पर शानजे ने राहत की सांस ली थी। उसके दिल का बोझ जैसे कम हो गया था। भाभी से सुबह बात की थी उसने, कह रहा था इसी महीने की कोई तारीख देखने। शानजे कहते हुए बिस्तर पर पड़े धुले कपड़ों को तह करने लगी थी। आने दीजिए ज़रा उसे, मैं खुद बात करती हूँ, जज़ा ने चिढ़कर कहा था और साथ में ग्लास में पानी भी उंडल लिया था पीने के लिए। भाभी बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी तुम दोनों को लेकर। उनकी बातों ने मुझे शर्मिंदा ज़रूर किया था, मगर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। शानजे ने कहते हुए उससे अपनी नज़रें चुराई थी। जज़ा पहले तो समझ ही नहीं पाए, और जब कुछ लम्हों के बाद उस सब समझ आया तो हैरत के मारे आंखें ही फटी की फटी रह गई। उसकी समझ में सारी बात आ गई थी। उसने पानी पिए बगैर ही ग्लास वापस से टेबल पर रख दी थी। ये देख शानजे समझ गई थी कि उसका अगला कदम क्या होने वाला है। जज़ा गुस्से में चलती हुई रूम से निकल रही थी और शानजे डरते हुए उसके पीछे लपकी थी, साथ में उसे रोकने के लिए आवाज़ें भी लगा रही थी। जज़ा रुक जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही थी, मैं नहीं चाहती तुम इस मामले में किसी से कुछ भी कहो। शानजे उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, मगर जज़ा कहाँ रुकने वाली थी। कोई उसके किरदार पर उंगली उठा गया था और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सीधा साजदा के कमरे में आई थी। साजदा अपने बेड पर लेटी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जज़ा बिना कुछ कहे उनके सामने खड़े होकर उन्हें देखे गई थी। उसकी नज़रों से हैरान होकर साजदा ने फ़ोन पर अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था और अब जज़ा की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। ये मेरे बारे में आप क्या अंदाज़े लगा रही हैं? मेहरबानी करके ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े को ना दौड़ाया करें। अगर हम्माद ने आपसे शादी की बात की थी तो आपने खुलकर उससे क्यों नहीं पूछ लिया कि वो अचानक इतनी जल्दी शादी करना क्यों चाहता है? जज़ा बस गुस्से में बोलती ही चली गई थी। शानजे उसके बाजू को पकड़कर उससे चलने को कह रही थी, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। क्यों ना सोचूं मैं ये सब? तुमने मौका दिया है ये सब सोचने का। रोज़ाना क्या करने जाती थी उसके पीछे छत पर? साजदा को भी गुस्सा चढ़ गया था। ये बात भी आप अपने लगते जिगर से जाकर पूछें, मैं अकेले आपको सफाई नहीं दूंगी। बहुत आसान होता है हर मामले में बस लड़कियों को ही कटहरे में खड़ा करना, कभी लड़कों से कोई कुछ नहीं पूछता। जज़ा की आंखें भर आई थी। वह कमरे से निकालने के लिए मुड़ी ही थी कि अपने सामने हम्माद को पाया था। उस पर नज़र पड़ते ही वह उसे अगले लम्हे नज़रअंदाज करती कमरे से निकल गई थी। शानजे भी उसके पीछे पीछे चल दी थी। हम्माद को देखकर साजदा थोड़ा सहम गई थी। हम्माद अभी अभी ऑफिस से थका हारा लौटा था और आते के साथ साजदा के कमरे में ये जानने आया था कि उन्होंने इस महीने की कौन सी तारीख का सोचा है। मगर तारीख के जगह उसे दूसरी ही बातों का पता चल गया था जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वह चलता हुआ साजदा के पास आया था। क्या जानना चाहती है आप अम्मी? मैं इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे ये वजह है कि जज़ा मेरे बुलाने पर छत पर आना पसंद नहीं करती। उसने मुझे मना कर दिया था कि इस तरह छुप छुपा कर मिलना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। वह साफ लफ्ज़ों में अपनी बात कह गया था, जिसे सुनकर साजदा वाकई शर्मिंदा हो गई थी। हम्माद उसके बाद कमरे से निकल गया था और अब उसका रुख जज़ा के कमरे की तरफ था। जज़ा अपने बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी और शानजे उसके सामने बैठी उसे चुप करा रही थी। फूफो, मुझे जज़ा से कुछ अकेले में बात करनी है। शानजे ने बेटी पर एक नज़र डालकर उसके सामने से उठने ही वाली थी कि जज़ा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया था। नहीं, आप कहीं नहीं जाएगी। मैं इससे अकेले में अब कोई बात करना नहीं चाहती। इसको जो कुछ भी कहना है आपके सामने कहे। जज़ा ने एक शिकवे भरी नज़र उस पर डालकर कही थी। मैंने अम्मी को उनके सवालों का जवाब दे दिया है कि तुम मुझसे अकेले में मिलने से मना करती थी, इसलिए मैंने शादी का फैसला किया है। हम्माद ने उसे देखते हुए जैसे अपनी ही सफाई पेश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं तुमसे अभी शादी करना नहीं चाहती। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? नहीं, बस खुद ही फैसला ले लिया और मुझ पर अपना फैसला मुसलत करने चल पड़े।
जज़ा लड़ाई पर उतर आई थी। समझाएं इसे फूफो। उसके लड़ाकू इरादे को भांपकर हम्माद ने पहले ही हार मान ली थी और अब शानजे से कहने लगा था, जज़ा ठीक कह रही है हामी, अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या हुई है। ऊपर से एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां जज़ा नहीं संभाल पाएगी। इसकी कंपनी और फिर तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी आ जाएगी इसके सर। शानजे हम्माद को ही समझाने बैठ गई थी। फूफो, आप भी इसी की तरह बोलने लगी। मेरी कौन सी जिम्मेदारी होगी भला। जैसे ये अभी रह रही है वैसे ही रहना होगा इसे। और रही इसकी कंपनी की बात, तो मैं कब रोक रहा हूँ इसे, करती रहे अपना शौक पूरा। मुझे पूरा यकीन है जब इसका बिजनेस के टेंशन से पाला पड़ेगा तो खुद ही शौक उतर जाएगा। हम्माद ने खुले लफ्ज़ों में उसका मजाक उड़ाया था, जो ना तो जज़ा को और ना ही शानजे को भाया था। और फिर उसकी मोहब्बत की तरह जज़ा ने उसके इस फैसले पर भी हथियार डाल दी थी। वह उसके आगे हार गई थी और घर वाले तो पहले ही हम्माद के आगे हारे हुए थे। इकलौता होने की वजह से अक्सर उसकी सारी जायज़ और नाजायज़ बातें माननी पड़ती थी और हम्माद भी इसी का फ़ायदा उठाता आया था। इस अचानक से शादी से जज़ा अंदर से खुश नहीं थी, मगर फिर भी उसने खुद को बहला फुसलाकर वक्त और हालात के हवाले कर दिया था। और इसी डर और परेशानी में वो और भी ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। जाने क्यों उसे लगता था कि शादी के बाद वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, इसलिए वह इन कम वक्तों में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी। आम लड़कियां अपनी शादी के वक्त शादी की तैयारियों में लगी रहती है, जबकि जज़ा अपने ऑफिस तो कभी साइड के धूल मिट्टी में घिरी रहती। जैद हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा टीवी में चल रहे न्यूज़ से लुत्फ़ उठा रहा था। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी और ये मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि टीवी पर जो खबर चल रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके बाप बख्तियार खान की थी। इलेक्शन सर पे था और बख्तियार खान जी जान से इसे जीतने में लगे थे। अपने प्रचार में पैसे तो इन्होंने ऐसे लगाया था जैसे कि इनके बाप और दादा के कब्रों में सोने की खदान थी और वहीं से ये थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर अपने जीतने की आस में लगा रहे थे। बख्तियार खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पहले तो उन्होंने कई इलेक्शन जीते थे, मगर इन कुछ सालों से उनका सिक्का कुछ चल नहीं रहा था, इसलिए भी वह जोरों शोरों से अपने प्रचार में लग गए थे। जनता का पैसा इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना तो कोई ऐसे नेताओं से सीखें। और हमारी भोली जनता तो हमेशा से ही प्रचार और एडवर्टिजमेंट की मारी रही है। जब हमारे सुपरस्टार को एडवर्टिजमेंट में देखकर जहर को अमृत समझकर पीने लगती है तो फिर नेता क्यों नहीं चुन सकती। बख्तियार खान हर छोटे बड़े ग्राम जिले की खाक छान रहे थे। वहां के भोले भाले जनता को 4 दिन की चांदनी दिखा रहे थे। वहां पर बिजली लाने का वादा करके जनता के घर बिजली से पहले टीवी पहुंचा बांट रहे थे। यही सब देखते हुए जैद ने ज्यादा कुछ तो नहीं किया था, बस अपने खबरी के जरिए न्यूज़ चैनलों का ध्यान जनता की दौलत को खुले हाथों से लूटने की तरफ कर दिया था। एक से दूसरे फिर तीसरे और ऐसे ही करते करते लगभग सारे न्यूज़ चैनल पर पिछले 2 दिनों से हर वक्त बस यही खबर चल रही थी। चेन्नई शादी से पहले किडनैप। जैद हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा न्यूज़पेपर की सुर्खियां बटोर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आई थी। उसने न्यूज़पेपर के हदों से थोड़ा अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखा तो एक कोई अनजाना नंबर शो हो रहा था। उसने अपने पास खड़े सुटेड बूटेड आदमी को इशारा करके फ़ोन उठाने को कहा। उसके आदमी ने भी वैसा ही किया। कुछ लम्हों के बाद उस आदमी ने जैद से कहा, सर बख्तियार खान का फ़ोन है। उसकी बात सुनते ही जैद के होंठों पर मुस्कुराहट मचल गई थी। उसने उस आदमी को फ़ोन स्पीकर में करने को कहा, कहिए बख्तियार खान उर्फ बाबूजी, क्या कहना है आपको। जैद ने न्यूज़पेपर फोल्ड करके साइड टेबल पर रखा और अब बड़े आराम से पीछे तकिया लगाकर उससे टेक लगा ली थी। तुम अच्छी तरह जानते हो जैद कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है। ये तुम सही नहीं कर रहे। मैं जानता हूं कि ये सब तुम ही करवा रहे हो। मेरे घर और ऑफिस पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मुझे इसका डर नहीं, मगर अफसोस ज़रूर है कि इन सब चीज़ों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा है। मेरा अपना खून ही मेरा दुश्मन बना बैठा है। क्या मिलता है तुम्हें मुझे इस तरह परेशान करके, इन सब झमेलों में मेरा वक्त ज़ाया करके। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये दौलत मैंने नई नई नहीं कमाई है। ये मुझे विरासत में मिली है और मैं इसकी हिफाजत और ये जद्दोजहद जो कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा। बख्तियार खान गुस्से में फट पड़े थे। कुछ दिन पहले वह जैद से मिलने के लिए तड़प रहे थे और आज जब उन्हें उससे बातें करने का मौका मिला था तो वह उसकी खैरियत जानने के बजाय उससे उलझ रहे थे। ये सब छोड़ें बख्तियार खान, ये सब तो चलता ही रहेगा। पहले ये बताएं आपकी तीसरी बीवी कैसी है और चौथी बीवी आप कब ला रहे हैं। जैद ने बड़े आराम से उन्हें ताना मारा था। हाँ बीवी तीसरी ज़रूर है, मगर औलाद मेरी सिर्फ तुम हो, ये मत भूलो तुम। बख्तियार खान ने बेबस होकर उसे जवाब दिया था। इसी बात का तो अफसोस है खान साहब कि आपकी सिर्फ एक ही औलाद है और बदकिस्मती से वो मैं हूँ। जैद ने नफरत से अपने दांतों को पिसते हुए कहा था। उसके बाद उसने अपने आदमी को फ़ोन डिस्कनेक्ट करने का इशारा किया और फ़ोन के करते ही उसने अपने आदमी को हुक्म दिया, ब्लॉक दिस नंबर।
सर थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी तो पता चला है कि उस लड़की की शादी होने वाली है इस महीने की 27 तारीख को। उस आदमी ने बड़े मुअद्दब तरीके से जानकारी दी। ये सुनकर जैद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई थी। बड़ी जल्दी है शादी करने की। कुछ ख्याल करो अपना जज़ा। बस 10 दिन ही बचे हैं तुम्हारी शादी को। इस तरह दिन रात काम में लगी रहोगी तो भला क्या निखार आएगा चेहरे पर। थकावट और साइट की धूल गर्द कहीं चेहरा ना मुरझा दे। उसे रात में जग कर काम करते देखकर शानजे से रहा नहीं गया। मम्मा निखार विखार गया तेल लेने, बस किसी तरह मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मेरी छोटी सी कंपनी को फ़ायदा तो अलग ही होगा, साथ में हमारी बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जज़ा ने लैपटॉप पर अपनी नज़रों को जमाए हुए कहा। क्या मतलब? उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो क्या, जिसने मीटिंग कैंसिल होने के बाद तुम्हें राबता ही नहीं किया? शानजे ने हैरान होते हुए पूछा। जी मम्मा, आज दोपहर में ही कॉल आई थी। कल ही उनसे मीटिंग शेड्यूल की है। अब हाथ में टाइम है तो सोचा इस डिज़ाइन को थोड़ा और अच्छे से एक बार देख लूँ। शायद कुछ चेंजेस से और ज़्यादा बेहतर हो जाए। जज़ा ने अभी भी वैसे ही मसरूफियत में कहा था। रहने दो जज़ा, अब ये सब शादी के कुछ महीनों के बाद देख लेना। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तुम और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगी, फिर तुम्हारे सर पर प्रेशर रहेगा। अपनी नई नई शादी एंजॉय नहीं कर पाओगी। जज़ा का काम को लेकर इस तरह का जुनून अक्सर शानजे को डरा कर रख देता था। मम्मा आप जानती है, जब मुझे पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया है, मैं कितनी मायूस हो गई थी, और अब जब किस्मत मुझे एक मौका दे रही है तो फिर मैं कैसे इसे हाथ से जाने दूँ। आपको पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ये कॉल मिसेज यज़दानी की ही तरफ से आया है। जज़ा अब लैपटॉप से नज़रें हटाकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए शानजे की तरफ मुड़ी थी। छोड़ो जज़ा, जाने दो फिलहाल ये सारे काम। अपनी शादी पर ध्यान दो। देखो दूसरी लड़कियों को कैसे तैयारी करती है अपनी शादी की। शानजे को उसकी कोई भी बात मुतासिर नहीं कर पा रही थी। आखिर जज़ा ने उदास होकर कह ही दिया जिसे वह इतने दिनों से अपने दिल में दबाए हुए थी। कैसी तैयारी मम्मा? मैंने अपना पूरा बचपन पापा के बगैर गुजारा और अब शादी भी उनकी गैरमौजूदगी में करने जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की जितनी भी मीलें मैंने तय किए हैं, कभी कभी मुझे वो सारे बेमायनी से लगते हैं, क्योंकि वो तरक्की और पड़ाव मैंने अपने पापा के बगैर ही तय किए हैं। सोचती हूँ जब पापा कभी वापस आ गए तो उन्हें कितना मलाल होगा कि वो अपनी बेटी का बचपन तो नहीं देख पाए, कम से कम शादी ही देख लेते। कभी कभी हम्माद बड़ी ही अजीब सी जिद लेकर बैठ जाता है। जज़ा की आंखों में आंसू भर आए थे। शानजे का भी यही हाल था। जज़ा की बातों से उसका दिल भर आया था, जिसे हल्का करने वह बालकनी में निकल आई थी। हमें आपका डिज़ाइन बहुत पसंद आया है मिस जज़ा यूसुफ, और आपकी ये प्रेजेंटेशन भी कमाल की है। हमारा काम पहले ही बहुत डिले हो चुका है मीटिंग कैंसिलेशन की वजह से। अब मैं और कोई डिले नहीं करना चाहती। आप आज ही साइट देख लें, क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद अब्रॉड जाने वाली हूं तो आपको वक्त मुश्किल से दे पाऊंगी। मिसेज़ यज़दानी ने जज़ा से मुतासिर होते हुए कहा। पिछली मीटिंग मिसेज़ यज़दानी के घर पर रखी गई थी, मगर आज मिसेज़ यज़दानी खुद चलकर उसके ऑफिस आई थी। जज़ा तो इसी बात पर उनका शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी। वह खुद भी ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए बिना सोचे और मज़ीद देर किए वह उनके साथ चलने को तैयार हो गई थी। सोहा खुद भी एक दूसरे साइड पर गई हुई थी। मिसेज़ यज़दानी की एक बड़ी लंबी सी गाड़ी खड़ी थी। जज़ा को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर मिसेज़ यज़दानी ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की तो जज़ा इनकार नहीं कर पाए। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वह लोग साइट पर पहुंच गए थे। उनके सामने एक खंडरनुमा इमारत थी जो कि दिखने में काफ़ी खौफनाक मालूम हो रही थी। जाने क्यों जज़ा का दिल इस इमारत को देखकर घबरा उठा था। ये तो काफ़ी पुराना सा खंडर लग रहा है। आप लोगों ने तो किसी प्लॉट का जिक्र किया था? जज़ा ने परेशानी में पूछा था। आपको सुनने में गलती हुई होगी, हमें इसे ही तोड़कर बनवाना है। आप एक बार अंदर से देखकर जायज़ा ले लें। मिसेज़ यज़दानी कहती हुई आगे बढ़ गई थी और साथ में उनका ड्राइवर भी। जज़ा भी कुछ सोचकर उनके पीछे चल पड़ी थी, और जैसे ही वह उस खंडर के अंदर गई, एक मजबूत हाथ रुमाल लिए उसका नाक और मुंह दबा गया था, और कुछ ही लम्हों की जद्दोजहद के बाद वह अपने होश से बेगाना हो गई थी। चटैन अजाब। शानजे दोपहर का खाना बना रही थी जब अचानक से उनका दिल बहुत घबराने लगा। ऐसी छोटी मोटी तकलीफ की वजह से वह अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती थी। पानी पीकर एक बार फिर से वह काम में लग गई थी, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। क्या हुआ बाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पास खड़ी शब्बो ने बर्तन धोते हुए उससे कहा था। हाँ, कुछ अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही है, शानजे कहते हुए किचन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। तो आप जाकर आराम कर लें बाजी, बाकी का काम मैं कर दूंगी। शब्बो ने मुड़कर उसे देखते हुए कहा था। तुम सही कह रही हो, कहीं और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो लेनी की देनी हो जाएगी। ये गोश्त भून देना और सलाद बना लेना। शानजे कहते हुए चेयर से उठकर किचन से निकल आई थी। अपने कमरे में आकर कुछ देर वह बिस्तर पर लेटी रहीं।
उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन उठाकर जज़ा को कॉल लगाया था मगर उसके फ़ोन का सिग्नल आउट ऑफ रीच बता रहा था। शानज़े समझ गई थी कि वह साइट पर गई होगी इसलिए शायद नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। तबीयत खराबी के वजह से ही सही आज उसे कुछ फुर्सत के लम्हे मयस्सर हुए थे। इन लम्हों को उसने अपने माजी पास्ट को सोचने में गुजार दिया था। और हकीकत ये थी कि वह अपने इस अधूरी ज़िंदगी के माजी को सोचना ही नहीं चाहती थी, तभी खुद को पूरा दिन मसरूफ़ रखती थी। दोपहर से शाम और अब शाम से रात हो गई थी मगर उसकी बेचैन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था। उसने दोबारा जज़ा को कॉल नहीं किया था क्योंकि जज़ा जब मसरूफ़ होती तो ढंग से बात ही नहीं करती थी। लेकिन जब जज़ा का इंतज़ार करते करते रात के 8 बज गए तब मजबूरन शानज़े को फ़ोन उठाना पड़ा, लेकिन अब उसका फ़ोन ही मुसलसल बंद जा रहा था। शानज़े की बेचैनी में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया। वह लगातार उसे कॉल किए जा रही थी इस आस में कि शायद उसका फ़ोन अगली बार ऑन हो जाए। यूं ही देखते देखते 8:30 बज गए जब वह रोती धोती अपनी भाभीयों के पास आई थी। 8:30 बज चुके हैं, जज़ा अभी तक लौटी नहीं है। उसका फ़ोन भी दोपहर से नहीं लग रहा, शानज़े ने रोते हुए कहा। उसका रोना देखकर साजदा और तहमीना भी परेशान हो गई थी। ऑफिस कॉल किया था तुमने? साजदा ने पूछा था। नहीं भाभी, परेशानी में मैं तो भूल ही गई। शानज़े को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ था। उसने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया सोहा की कॉल आने लगी। उसने बिना लम्हा ज़ाया किए झट से कॉल पिक किया। हेलो आंटी, जज़ा घर पे है क्या? सोहा ने कॉल करके पूछा था। नहीं बेटा, जज़ा तो सुबह ही निकली थी। ऑफिस में नहीं है क्या? शानज़े ने परेशानी में पूछा था। एक्चुअली आंटी, जज़ा साइट पर गई थी, मैं उसे कब से कॉल लगा रही हूँ मगर नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था और अभी तो फ़ोन स्विचड ऑफ बता रहा है। वो ऑफिस भी अभी तक नहीं पहुंची तो मैंने सोचा कहीं घर तो नहीं चली आई। सोहा ना चाहते हुए भी शानज़े को हकीकत बता गई थी क्योंकि अभी 9 बजने को हो रहे थे और उसे वाकई टेंशन हो रही थी। क्या? शानज़े का दिल उछल कर जैसे उसके हलक में आ फंसा था। वह बस इतना ही कह पाई थी। उसके सर पर अजीब सा भारीपन था, पूरा वजूद जैसे अकड़ा हुआ लग रहा था। वह लाख कोशिशों के बावजूद अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रही थी। हलक प्यास की शिद्दत से सूख रहा था। उसने गनूदगी के आलम में उसने पानी मांगा था। पानी पाना पान। टूटे फूटे लफ्ज़ उसके होंठ से अदा हो रहे थे। हल्की बेहोशी में उसके अपना जुबान मोटा और भारी सा लग रहा था जिसकी वजह से वह लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रही थी। कितनी देर वह ऐसे ही पानी मांगती रही और जब पानी नहीं मिला तो एक बार फिर से मुकम्मल बेहोशी के वादियों में खो गई। क्लोरोफॉर्म का असर आधी रात के बाद ही गया था। धीरे धीरे जब उसे मुकम्मल होश आया तो उसके होश एक बार फिर से उड़ गए थे। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है, क्योंकि वह जहाँ थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तारीकी अंधेरा थी। इतना अंधेरा कि उसे रोशनी की एक बारीक डोर तक नहीं दिख रही थी। बस उसे इतना समझ आ रहा था कि वह रस्सियों से एक कुर्सी पे बंधी हुई है। यकायक किसी फिल्म की तरह उसके जहन के पर्दे पर वो सारे मंजर घूम गए थे। वह कैसे साइट पर गई और कैसे किसी ने उसके साथ ये सब किया। डर उसके दिल से जैसे चिमट सा गया था। वह चीखना चाहती थी मगर उसका सूखा हुआ गला उसे इसकी इजाज़त ही नहीं दे रहा था। वह रोना चाहती थी मगर रोने के लिए भी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। अभी जो उसके पास था तो वह सिर्फ डर और वहशत थी। उसे अपने होश में आने पर पछतावा हो रहा था। सर वह कई देर तक पानी मांगती रही, उसके बाद दोबारा से बेहोश हो गई। ये बात बताने का उस आदमी का सिर्फ इतना ही मकसद था कि उसका बॉस जज़ा पर थोड़ा सा तरस खाए और कम से कम उसके पानी पर पाबंदी ना लगाए। अच्छा हुआ बेहोश हो गई, तकलीफ थोड़ी कम होगी। कम से कम उसे और 24 घंटे भूखा और प्यासा रखो। पानी दोगे तो वो पानी पीकर तुम पर ही गर्जना शुरू कर देगी। खाना दोगे तो नखरे दिखाएगी। जब इंसान को कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है तो उसे उसकी अहमियत नहीं होती। उसे इतना भूखा प्यासा रखो कि उसी इसकी अहमियत हो जाए। जब तुम उसे खाना दो तो वो बिना चुचरा के चुपचाप खा ले। उसे इतना तन्हा रखो कि उसे किसी की मौजूदगी की अहमियत का पता हो जाए और जब तुम उसके पास जाओ तब वह तुम पर झपटे नहीं। उसे इतने अंधेरे में रखो कि उसे एक छोटे रोशनदान से आती हुई रोशनी की अहमियत हो जाए। वह उसे इतने आराम और इत्मीनान से बता रहा था जैसे कि किसी की जिंदगी को अजाब बना देना कोई बड़ी बात ही ना हो। 11 उलझने। एक सकूत ठहराव सा था जो उसकी जिंदगी में उतर आया था। इस ढलती रात पे उतर आया था। वो रात जिसकी अभी तक सुबह ही नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ तारीकी अंधेरा ही तारीकी भर गई थी। इतनी तारीकी कि उसकी सोच में भी अब उसे रोशनी का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। जहन जैसे मफलूज फलीज होना हो गए थे। सोचने समझने की सारी सलाहतें ही खत्म हो गई थी। कितना वक्त गुजरा था, कितनी रात आए और गई थी, उसे कुछ होश नहीं था। उसे कैसे पता चलता? उसने अब तक सूरज की रोशनी ही कहाँ देखी थी? उसने कब सोचा था ये जो सूरज हर रोज निकलता है एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसे भी डूबेगा कि फिर उभरेगा ही नहीं। वह कुर्सी पर अधमरी सी पड़ी थी।
जिस्म में अब बिल्कुल भी तवानाई एनर्जी नहीं बची थी। उसे लग रहा था वह मौत के बेहद करीब है। वह मौत के फरिश्ते के इंतज़ार में लम्हा लम्हा काट रही थी। तभी कोई दरवाज़ा खुला था। एक हल्की सी रोशनी उभरी थी मगर उसके लिए नहीं। इतना ज़्यादा वक्त अंधेरे में रहने के बाद उसे रोशनी भी नहीं दिख रही थी। कोई कमरे में आया था। वह निढाल आंखें बंद किए कुर्सी की पुष्ट से टिकी हुई थी। उसका सर एक जानिब गिरा हुआ था। किसी ने उसके दोनों गाल को बेरहमी से अपने हाथों से दबोचा था और उसके मुंह से पानी की बोतल लगा दी थी। वह जैसे नवजात बच्चे की तरह हो गई थी, जिसे पानी पीना ही नहीं आता हो। वह पीना चाहती थी मगर पी नहीं पा रही थी। पानी उसके मुंह के अंदर कम और उसकी गोद में ज़्यादा गिर रहा था। बड़ी मुश्किल से वह थोड़ा सा पानी अपने मुंह में लेने में कामयाब हुई थी मगर सूखे हलक में जाते ही वह सड़क कर खांसने लगी थी। जान तो पहले ही जिस्म से गायब थी, अब खांसते खांसते वह और ज़्यादा मर गई थी। शुक्र था पानी पिलाने वाली ने उसके संभलने का इंतज़ार किया और उसे पानी पिलाकर ही वहाँ से गई। पानी पीने के बाद तो उसके लिए और मुसीबत हो गई थी। जिस्म का सकूत टूटा था और पूरे जिस्म में खलबली सी मच गई थी। कितनी ही देर वह वैसे ही चेयर की पुष्ट से टेक लगाकर खुद के नॉर्मल होने का इंतज़ार करती रही। फिर जाने कितने घंटे बीते थे जब वही औरत उसके लिए खाना लेकर आई थी। हल्की हल्की रोशनी से कमरा भर गया था। कितनी देर जज़ा अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाई थी, फिर धीरे धीरे उसकी बिनाई साफ हुई थी। वह कहाँ थी और वह जगह कैसी थी? फिलहाल जज़ा को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसकी नज़र तो खाने की प्लेट पर थी। उस औरत ने उसके हाथों को आज़ाद किया था और खाने की प्लेट उसके गोद में रख दी थी। उसके पांव अभी तक बंधे हुए थे। खाना देखकर जज़ा अंदर से फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बाहर से भी रोना चाहती थी मगर रोने की ताकत थी कहाँ थी। वह बिना कोई नखरा दिखाए दाल रोटी खा रही थी। जैद को हॉस्पिटल से आए हुए एक हफ्ता हो गया था मगर समरा खान ने उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया था और वह घर पे पड़ा पड़ा खुद को कैदी समझ रहा था। वह अपने लैपटॉप खोले अपने ऑफिस का ज़रूरी काम निपटा रहा था जब एक मुलाजिम इजाज़त लेकर बड़े ही अदब से उससे कहा था, सर ये दुपट्टा हॉस्पिटल से आपके कुछ ज़रूरी सामान के साथ आया है। नज़ बता रही थी कि वो लड़की जिसने आपकी मदद की थी ये उसी का है। उस रोज़ वो लड़की बार बार अपना दुपट्टा मांग रही थी मगर हालात ऐसे थे कि हम उसे लौटा नहीं पाए तो वह इसे वहीं हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई। नज़ ने कहा था कि ये दुपट्टा हम आपको दे दें ताकि कभी आपसे उसकी मुलाकात हो तो आप ही उसे लौटा दें। वह मुलाजिम जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था, जैद का गुस्सा वैसे वैसे सवानेज़े पर पहुंच रहा था। ये बात तुम मुझे आज बता रहे हो? मुझे हॉस्पिटल से आए हुए एक हफ्ता हो गया है। जैद ने गुस्से में उसे झाड़ा और वह मुलाजिम सर झुकाकर उसके झाड़ को सुन रहा था। इधर दो मुझे। जैद ने वह दुपट्टा मांगा था जो उस मुलाजिम के हाथ में था। मुलाजिम उसे वह दुपट्टा थमाकर चला गया था। वह दुपट्टा जैद के हाथ में आते ही वह जैसे अपना सारा काम भूल बैठा था। सफ़ेद शिफोन का दुपट्टा उसके खून से रंगा हुआ था। एक बार फिर से उसे वो सारा वाक़या याद आ गया था। जैद ने उस दुपट्टे को अकीदत से अपनी होंठों से लगा लिया था। पिछले एक हफ्ते से उसे एक दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जा रहा था। उसके हाथ और पाँव को भी आज़ाद कर दिया गया था। वह कमरा जिसमें वह रह रही थी वह पूरा खाली था। सिर्फ एक कुर्सी के जिस पर उस बांधा गया था। उस बड़े से कमरे में बहुत सारी खिड़कियां मौजूद थी मगर सारी खिड़कियों को प्लाईवुड से कवर करके बंद कर दिया गया था। उस पे मोटे मोटे कील ठोके हुए थे। सिर्फ एक रोशनदान जो कमरे की ऊंची दीवार के ऊपर था, बस वही खुला हुआ था। जज़ा जब होश में लौटी थी तो उसे लगा था कि वह बेहोश ही सही थी और अब जब उसे खाना और पानी मिला था तब उसे लग रहा था वह भूखी और प्यासी ही सही थी। भूख और प्यास ने उसे उसकी सोचने की सलाहतें छीन ली थी और अब जब उसकी भूख और प्यास शांत हुई थी तो उसकी सोचें ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। उसे पता नहीं था कि उसे कैद किए हुए आज कितने दिन गुजरे हैं। उसे और कितने दिन कैद में रखा जाएगा। आखिर उसे कैद क्यों किया गया? उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी? उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा इतने दिनों में? जब वह औरत उसके पास खाना देने आती जज़ा उससे चीख चीख कर पूछती थी मगर वह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट लगती थी जो बस अपना काम करके वहाँ से चली जाती थी। यूं ही एक हफ्ता और गुजर गया। दूसरे हफ्ते से उसे 2 वक्त का खाना मिलने लगा था और तीसरे हफ्ते से 3 वक्त का। तीसरा हफ्ता खत्म होते ही उस औरत के साथ एक मर्द भी आया था और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वापस से उसे चेयर पर बांध दिया था और एक इंजेक्शन उसके बाजू पर भोंक दिया था। कुछ मिनटों के बाद ही वह बेहोश हो गई थी। बेहोशी के बाद जब उसकी आंखें खुली तो सामने का मंजर ही बदल गया था। एक खाली कमरे की जगह एक आलीशान और लग्जूरियस कमरा था जिसकी सजावट किसी को भी मुतासिर किए बिना नहीं रहती। जज़ा आंखें फाड़े बेयकीनी से उस पूरे कमरे को निहार रही थी। वह दौड़कर बड़ी सी खिड़की के पास गई थी। बाहर का नज़ारा तो अंदर से भी कई गुना खूबसूरत था। खिड़की के बाहर बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा गार्डन था और गार्डन की ऊंची दीवार के पार सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी।
वह भी जिस कमरे में थी वह पहली मंजिल पर थी। उसे मालूम नहीं था कि इस शानदार बंगले के ऊपर भी कोई मंजिल थी कि नहीं। आज उसे यकीन हो गया था कि उसे अगवा करने वाला जो कोई भी है वह खासा अमीर है, वरना तो उसे अगवा होने के कुछ दिनों तक यही लगता रहा कि किसी ने पैसों के लिए उसे किडनैप किया है। वह अपने इसी ख्यालों में गुम थी जब दरवाज़ा खुला था और दो औरतें अंदर आई थी। मैम, आप पहले बात ले लीजिए, उसके बाद आपके लिए लंच लेकर आती हूँ। वह औरत बड़े अदब से मुस्कुराते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम लोग? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? क्यों मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है? क्या तुम लोग मिसेस यज़दानी के आदमी हो? जज़ा ने रोते हुए पूछा था। मैम प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, इससे आपकी हेल्थ और स्किन पर बुरा असर पड़ेगा, दूसरी औरत ने परेशानी में कहा था। जज़ा बेयकीनी से उसे देखती रह गई थी। जिन लोगों ने उसे इतने दिनों तक भूखा रखा, एक अंधेरे कमरे में कैद करके उसे जिस्मानी और ज़हनी मरीज बना दिया, आज वही लोग उसकी हेल्थ को लेकर फिक्रमंद थे। जिन लोगों ने कैद में उससे उसकी सफाई और सुथराई का भी हक छीन लिया, आज वही लोग उसके स्किन को लेकर परेशान हो रहे थे। कौन हो तुम लोग? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? जज़ा पागलों की तरह चीख रही थी। मैम प्लीज़ शांत हो जाए, आपको अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो हमारे बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि आप उनकी खास मेहमान हैं, इसलिए आपका खास ख्याल रखें। उन औरतों में से एक ने बड़ी आजिज़ी से कहा था। जज़ा उसकी बात सुनकर पागल सी हो रही थी, वह और ज़्यादा उलझती जा रही थी। चट 12 कबूल है। जज़ा अब अपने हालात से बिल्कुल थक गई थी। ये कैसी गुत्थी थी जो सुलझने का नाम है नहीं ले रही थी। सुलझना तो दूर की बात थी, उसके हाथ तो अभी तक कोई सिरा ही नहीं आया था। पिछले 1 महीने से जो लोग उसकी खिदमत में दिन रात लगे हुए थे, वह सिर्फ और सिर्फ अपने काम ही हद तक ही बात करते थे। जज़ा जहाँ कोई उनसे सवाल करती वह लोग जैसे अपने कानों में तेल डालकर बैठ जाते, हत्ता के जज़ा की तरफ देखते भी नहीं। ये कैसी अजियत थी, ज़बरदस्ती उसके पोपो फिंगर टिप को संवारा जाता, जैसे कि वह किसी रियासत की मल्लिका हो, मगर जिसकी हदें सिर्फ उस एक कमरे तक महदूद हो। उसे रह रहकर शानसे की फिक्र काटने को दौड़ती थी। उसे अपनी होने वाली शादी का ख्याल आता तो वो लर्ज उठती। कितनी बदनामी हुई होगी उसकी, हम्माद का क्या हाल हुआ होगा, घर वालों ने बाहर वालों को क्या जवाब दिया होगा, सोहा उसके बारे में क्या सोचती होगी, क्या किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की होगी, क्या किसी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई होगी। अगर ये सब उसके घर वालों ने किया होगा तो फिर अभी तक वह यहाँ क्या कर रही थी? यही सब सोच सोच कर उसके दिन और रात गुजरते थे। वह दिन बदीन ज़हनी मरीज होती जा रही थी और आखिरकार थक गई थी। ऐसी ही एक सुबह थी, वह रोज़ की तरह उठी थी। वह 2 औरतें रोज़ की तरह उसके खिदमत में लगी थी। वह बात लेकर बाथरोब पहनकर निकली थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई थी। वह दोनों औरतें उसे संवारने के लिए आगे बढ़ी थी। खबरदार, जहाँ पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहो, हाथ मत लगाओ मुझे, जज़ा ने उनसे गुस्से में उखड़कर कहा था, मगर उन दोनों को कहाँ कुछ सुनाई दिया था। वह फिर भी आगे बढ़ी थी और एक जज़ा के बालों को सुखाने में लग गई थी तो दूसरी फर्श पर बैठकर उसके पैर को अपने जांघ पर रखकर उस पर लोशन लगाने लगी थी। जज़ा की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने उन दोनों से हार कर खुद को आईने में देखा था और खुद को देखकर उसे और भी ज़्यादा रोना आया था। उसकी दोनों कनीज़ पर जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ था। वह दोनों अपने काम में लगी हुई थी। जाने कौन सा वक्त हो रहा था। सूरज की लाली आसमानों में घुलती हुई नजर आ रही थी। शायद सूरज ढलने को था। वह खिड़की के सामने बैठी आज़ाद परिंदों को देखकर अपनी आज़ादी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर उन 2 औरतों के अलावा और भी कई लोग आए थे। इन सारे लोगों को देखकर जज़ा को इतनी हैरानी नहीं हुई थी जितनी कि उन आने वालों के साथ आए हुए एक मौलाना को देखकर हुई थी। अभी वह कुछ सही से सोच और समझ भी पाती कि कुछ औरतों ने उसे पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया था और एक ने उसके सर पर दुपट्टा रख दिया था। उसके बेड के ठीक सामने उस मौलाना के लिए कुर्सी रखी गई थी। मौलाना साहब उस पर विराजमान हो चुके थे। जज़ा फटी फटी आंखों से उस मौलाना को देख रही थी। वह जो समझ रही थी उसे वह समझना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, जज़ा के मुंह से बेख्तियार ही निकला था। मौलाना साहब कलमा के कुछ लफ्ज़ों को बोल रहे थे और इंतज़ार में थे कि जज़ा उन लफ्ज़ों को उनके पीछे पीछे दोहराए, मगर जज़ा के होंठों पर तो जैसे कफलत ताला लग गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा पर ईमान होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब वह कलमा पढ़ना नहीं चाहेगी। बेटा मेरे पीछे कलमा दोहराओ, मौलाना साहब ने उसे प्यार से समझाया था। काजी साहब आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे, एक औरत ने काजी साहब से कहा था। काजी साहब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, मगर वह बिना कोई एतराज़ किए उस औरत के पीछे चल दिया थे। उनके जाते ही सारे लोगों ने जैसे जज़ा को घेर लिया था। आप पिछले 2 महीनों से हमारे साथ है,
इसे हमारे सर की शराफ्त समझें कि उन्होंने अभी तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया है, वरना कोई और होता तो आपको इस्तेमाल करके आपकी एक एक बोटियों को चीर फाड़ कर किसी टिश्यू पेपर की तरह कूड़ेदान में फेंक देता। मगर वो तो बिना आपको छुए आपसे निकाह करना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप ये निकाह कबूल कर लें, वरना कैद में तो आप है ही हमारे सर भी अपनी सारी शराफ्त को ताक पर रखकर आपको इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरी तरफ शानज़े यूसुफ़ज़ई की मौत की जिम्मेदार भी आप खुद होंगी। उस औरत ने पहली बार हर रोज़ के मुक़ाबले कुछ अलग कहा था। जज़ा को अपना दिल उसके पेट में डूबता हुआ महसूस हुआ। अचानक से उसका सर घूमने लगा। वह खाली खाली नज़रों से उस औरत को देखती गई। उस औरत ने जज़ा पर अपनी नज़रें जमाए अपने हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया था और कहा था, काजी साहब को अंदर ले आएं, लड़की तैयार है। थोड़ी देर के बाद काजी साहब ने फिर से अपनी कुर्सी संभाल ली थी। जज़ा को कलमा पढ़ाया था और फिर उससे पूछा था, जज़ा यूसुफ़ज़ई वल्द सालार यूसुफ़ज़ई आपका निकाह वकील की वकालत से गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह सुब्हानो ताला को हाजिर नाजिर जानकर रसूल अल्लाह की प्यारी सुन्नत पर अमल करते हुए शरीयत मुताहरात के मुताबिक हक में हर 1 रुपया तय पाया है, उसके एवज़ आपके निकाह में ज़ैद खान सूरी वल्द बख्तियार खान सूरी को दिया, आपको कबूल है। ये वक्त ऐसा था जब उसे पूरी दुनिया थमी हुई लग रही थी। हवाएं भी जैसे जम सी गई थी। उस कमरे के बाहर खुले हरियाली में चिड़ियों की चुतक उसे सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा सुकूत छाया हुआ था। उसे अगर कुछ सुनाई दिया था तो सिर्फ काजी साहब के बोल और अपने डूबते हुए दिल की मधम होती धड़कन। ज़ैद खान कौन था ये शख्स जो उसे जाने कब से अपनी नज़रों में कैद किए हुए बैठा था और मौका मिलते ही उसे ही कैद कर लिया था। वह तो उसे जानती तक नहीं थी और इस तरह आज उससे निकाह करने जा रही थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसे चुप पाकर काजी साहब ने एक बार फिर से निकाह पढ़ा था और उसे पूछ रहे थे, कबूल है, कबूल है, कबूल है।